गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे फाइलम एकाइनोडर्मेटा के बारे में। कल हमने इसके आधे लक्षण पढ़ लिए थे और आधे लक्षण आज पढ़ेंगे। तो देखो, कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो इकाइनोडर्मेटा संघ है उसको इकाइनोडर्मेटा नाम ही क्यों दिया गया, क्योंकि जो इकाइनोडर्मेटा शब्द है वो क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इकाइनोस और दूसरा डर्म। तो इकाइनोस का मतलब होता है छोटे छोटे कंटक और डर्म का मतलब होता है त्वचा। मतलब कि ऐसे जीव जिनकी त्वचा में छोटे छोटे कंटक या फिर कांटे के समान संरचनाएं पाई जाती है, तो ऐसे जीवों को बोलते हैं इकाइनोडर्म्स। और उन जीवों को जिस संघ में रखा गया उस संघ को बोला गया इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो इनका आवास पढ़ लिया था कि ये क्या होते हैं, समंदर मतलब समंदरवासी होते हैं। ये समंदर के अंदर ही रहते हैं या फिर लवणीय जल के अंदर रहते हैं। और समंदर में भी ये क्या है कि मतलब समंदर के तल के अंदर, मतलब समंदर में नीचे ही नीचे की तरफ रहते हैं। जैसे कि स्टारफिश हो गई, कभी कभी हमें मतलब किनारे पे भी दिखती है ना स्टारफिश, तो वो क्या होती है कि समंदर के पानी के साथ बहकर आ जाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जानवर होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, वो क्या है, समंदर के नीचे ही रहना पसंद करते हैं, फिर समंदर के तल में रहना पसंद करते हैं। फिर हमने इनका शारीरिक संगठन पढ़ा कि इनमें भी अंगतंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये त्रिस्तरीय होते हैं, मतलब कि इनमें 3 जनन पाई जाती है, बाह्य जनन, मध्य जनन और अंत जनन। ठीक है। उसके बाद में हमने इनकी समिति पढ़ी थी। तो इनमें क्या है, ज्यादातर अरीय समिति के होते हैं, लेकिन जो कुछ जो स्टार शेप्ड एनिमल होते हैं वो क्या है, पंच अरीय समिति के होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे इनके कुछ और लक्षण पढ़े थे। तो देखो, आज जो बाकी के लक्षण रह गए वो पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला लक्षण हमने पढ़ते हैं कि इनमें गमन हेतु नाल पाद पाए जाते हैं, जो कि खोखले, नलिकाकार और तुम्बिकाकार होते हैं। तो देखो, कल भी हमने पढ़ा था नालपाद। तो देखो ये कैसे होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये हम एक डायग्राम बना लेते हैं स्टारफिश का। ठीक है, ये हो गई स्टारफिश। अब देखो, इसमें जो ये गमन हेतु नालपाद है ये कहाँ पाए जाएंगे। ये जो 5 है ये क्या होगी, स्टारफिश के भुजाएं हो गई। और इन भुजाओं में नीचे की तरफ, ठीक है, इस टाइप के, मतलब इस टाइप की संरचनाएं पाई जाएगी। देखो ऐसे, ठीक है। जो इसकी 5 भुजाएं हैं उन 5 भुजाओं में पाई जाएगी, हर एक भुजा के नीचे की तरफ, समझे, इस प्रकार। और जो ये संरचनाएं मैंने बनाई है ये ही क्या होती है, इकाइनोडर्मेटा के नालपाद। तो ये क्या करते हैं, जब भी इकाइनोडर्मेटा गमन करता है या फिर गति करता है तो ये क्या करते हैं, उसको सतह से चिपकाने में मदद करते हैं। जो ये वाली संरचना है ना, ऐसे ऐसे ये वाली संरचना, ये क्या करती है, उस सतह से चिपक जाती है। ठीक है। और चिपकने के बाद उस सतह से चिपक जाएगी और फिर जैसे ही क्या है, स्टारफिश मतलब या फिर जो भी जानवर है वो आगे की तरफ बढ़ेगा गमन करने के लिए, तो ये निकल जाती है, चिपकती है और निकलती है, फिर चिपकती है निकलती है। तो इस प्रकार ये क्या करती है, किसी भी जीव को या फिर जो भी इकाइनोडर्मेटा के जीव है उनको गमन के अंदर सहायता करती है। तो ये क्या होती है, खोखली होती है। अंदर की तरफ से ये संरचनाएं खोखली होती है और नलिकाकार होती है। ये देखो, ये नलिका ना, और क्या होती है, तुम्बिकाकार। ये जो बाहर वाली जो संरचना है इसको बोलते हैं तुम्बिकाकार संरचना। तो नलिकाकार होगी, तुम्बिकाकार, और क्या है, अंदर से ये खोखली संरचनाएं होती है। और इकाइनोडर्मेटा के जो जीव है उनको क्या करते हैं, गमन के अंदर सहायता करते हैं। और इन संरचनाओं को हम बोलते हैं नाल पाद। ठीक है। आगे इन जो इकाइनोडर्मेटा के जीव है इनमें क्या है, अधिचरम द्वारा आवर्त शूलों व चर्मीय कैल्केरियी अस्थिकाओं का बना अंतःकंकाल पाया जाता है। तो देखो, इकाइनोडर्मेटा हमें पता है कि नॉन कोर्डेटा का सबसे लास्ट फाइलम है। मतलब इस फाइलम में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाएंगे या फिर कुछ ऐसे लक्षण पाए गए जिसकी वजह से ये क्या है, नॉन कोर्डेटा का लास्ट फाइलम बना या फिर सबसे विकसित फाइलम बना। इस फाइलम के बाद क्या है, कोर्डेटा की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। तो देखो, अब इनका ये लक्षण, मतलब ये इनका ऐसा कौन सा लक्षण है जो क्या करता है, इसको नॉन कोर्डेटा का सबसे विकसित फाइलम बनाता है। तो ये है इनमें अस्थिकाओं का बना अंतःकंकाल, जो कि किसके अंदर पाया जाता है,
मनुष्यों के अंदर या फिर हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, हमारे अंदर भी क्या है, अस्थियों का या फिर हड्डियों का बना अंतकंकाल पाया जाता है। उसी प्रकार जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है उनके अंदर भी क्या है, अस्थिकाओं का बना या फिर हड्डियों का बना अंतकंकाल पाया जाता है, जो क्या करता है, जो इनको कोर्डेटा के समीप लेके जाता है या फिर कोर्डेटा के समान लक्षण बताता है, जिसके कारण ये जो इकाइनोडर्मेटा संघ है वो सबसे विकसित संघ बना नॉन कोर्डेटा का। और जो ये अंतकंकाल है अस्थियों का बना, इसका ये उत्पन्न कहाँ से होता है, मेसोड्रम से या फिर अंतः जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से। ठीक है, जो मनुष्य होता है उसके अंदर भी जो हड्डियों का कंकाल होता है वो भी किससे निर्मित होता है, जो हमारा मध्य जनन स्तर होता है उसी से निर्मित होता है। और इसी प्रकार इकाइनोडर्मेटा में भी जो अस्थियों का बना अंतकंकाल है वो किससे, मध्य जनन स्तर से या फिर मेसोड्रम से विकसित होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 3 जनन स्तर होते हैं उन तीनों जनन स्तर से आगे चल के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। उसी प्रकार जो हमारा मध्य जनन स्तर होगा उससे क्या होगा, हमारे अंतकंकाल या फिर जो हमारा हड्डियों का बना अंतकंकाल होता है उसका निर्माण होता है। उसी प्रकार इकाइनोडर्म्स में भी क्या है, जो मेसोड्रम है या फिर जो मध्य जनन स्तर है उससे उसमें अंत अस्थियों से बने अंतकंकाल का निर्माण होता है। तो देखो ये विकसित होता है अधिचरम द्वारा आवर्त शूलों व चर्मीय कैलकेरियाई अस्थिकाओं का बना अंतकंकाल। जो इनके अधिचरम है मतलब कि इनकी जो बाहर वाली त्वचा होती है उसके द्वारा जो आवर्त शूल बनते हैं, और जो अधिचरम के अंदर एक और परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं चर्मीय। तो जो चर्मीय कैलकेरियाई मतलब कि जो कैल्शियम की अस्थिकाओं का बना अंतकंकाल इनमें पाया जाता है। अगला लक्षण, इनमें जल संवहनी तंत्र पाया जाता है जो कि परिसंचरण में हेल्प करता है। तो देखो इनमें परिसंचरण के लिए क्या है, किसी भी प्रकार का कोई विकसित अंग नहीं पाया जाता, मतलब जैसे मनुष्य में परिसंचरण के लिए क्या है, हृदय होता है, आवश्यक होता है, लेकिन जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी परिसंचरण अंग नहीं पाया जाता है। इनमें जो रुधिर का परिसंचरण है वो किसके द्वारा, जल संवहनी तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, जल संवहनी तंत्र क्या होता है कि जो इकाइनोडर्मेट्स जीव होंगे वो क्या करेंगे, एक तो ये समंदर में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि समंदर का जल ही ग्रहण करते रहते हैं। उसी जल में से क्या है, इनको अपने भोज्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं और उसी से क्या है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को भी ये प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करेंगे, जल को ग्रहण करेंगे, जिससे क्या है कि जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होगी वो भी क्या है, इनके शरीर के अंदर चली जाएगी। उनके बाद ये जैसे इनकी भुजाएं होगी, भुजाओं से ये क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है, जल है समंदर का, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इनकी जो भुजाएं हैं उनके अंदर क्या है, छोटे छोटे कैनाल या फिर छोटे छोटे नाले पाई जाती है। उन नालों की हेल्प से क्या होता है कि जो भी जल जीव ने ग्रहण किया है वो जल क्या है, जीव के शरीर के अंदर गति करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बीच में क्या है, एक रिंग के समान कैनाल पाई जाती है या फिर रिंग के समान एक संरचना, ऐसे नलिकाकार संरचना पाई जाती है। वो सारा का सारा जल क्या है, इस नलिका में आकर इकट्ठा हो जाता है। और जो ये जल है, इसी के कारण फिर क्या है कि जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसका जो ये जीव है वो अपनी ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं या संचरण के लिए, परिसंचरण के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद जो ये जल है और इस जल में घुली हुई, जब जल इनके बीच के कैनाल के अंदर आ जाएगा तो जो इसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, बाद में धीरे धीरे सारे अंगों के अंदर पहुंचा दी जाती है। तो जो इकाइनोडर्मेट्स जीव हो गए उनमें क्या हो गया, किसी भी प्रकार का कोई विशेष परिवहन परिसंचरण के लिए कोई भी विशेष अंग या फिर हृदय नहीं पाया जाता है। उनमें जो परिसंचरण है वो किसकी हेल्प से होता है, इनके जल संवहनी तंत्र की मदद से होता है। अगला, इनमें आहारनाल सीधी और कुंडलित पाई जाती है। तो देखो इनकी जो आहारनाल है, आहारनाल क्या होती है, हमारा पाचन के अंग होती है। आहारनाल में मुख्य क्या होता है, मुख और गुदा। ठीक है, तो इनकी आहारनाल क्या होती है, सीधी होती है और कुंडलित होती है, मतलब कि सीधी होगी और फिर ये जो सीधी आहारनाल ये भी यही क्या है, बाद में ऐसे कुंडलित हो जाती है। ठीक है, ऐसे। तो इनकी जो आहारनाल है वो सीधी और कुंडलित पाई जाती है। और ध्यान रखना कि इनमें जो मुख है, हमने कल क्या पढ़ा था कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब स्पष्ट सिर नहीं पाया जाता है।
तो सिर नहीं पाया जाता तो मतलब नेत्र भी नहीं पाए जाएंगे और स्पष्ट मुख नहीं पाया जाएगा, ठीक है, सिर के कारण। लेकिन इनमें क्या है, मुख पाया जाता है और गुदा भी पाई जाती है। जो इनका मुख होता है वो इनके नीचे की सतह पे व्यवस्थित होता है, और जो इनकी गुदा या फिर अनस होता है वो क्या, ऊपर के सतह पे। जैसे मान लो कोई स्टारफिश है, तो इसका जो मुख होगा वो इसके नीचे की तरफ, नीचे वाले सतह पे होगा स्थित, ठीक है। वो नीचे वाले सतह से क्या करेगा, अपना भोजन ग्रहण करेगा। और जो इसकी गुदा होगी, जहां से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होगा, वो क्या होगा, इसके ऊपर वाली सतह पे होगा, ठीक है। स्टारफिश के ऊपर वाली सतह पे होता है गुदा या फिर अनस, और जो नीचे वाली सतह है उस पे होता है इसका मुख, जिससे ये अपने भोजन ग्रहण करता है। और गुदा के द्वारा क्या करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ इनके शरीर में बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसीलिए क्या होता है कि जब मतलब जो गोताखोर होते हैं वो समंदर में गोता लगाते हैं, तो या फिर कोई भी जो डाइविंग वगैरह करते हैं, उनको बोला जाता है कि जो भी जीव पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखो जो स्टारफिश है वो क्या करेगी, उसके ऊपर की तरफ गुदा पाई जाती है, तो उसके जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो ऊपर की साइड से रिलीज करेगी, तो ऊपर की साइड जो भी इसकी परत होगी या फिर जो भी इसकी स्किन होगी उस पर क्या है, वो अपशिष्ट पदार्थ चिपक जाते हैं। और अगर हम उनको हाथ लगाएंगे तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या करेंगे, हमारे हाथों पे चिपक जाएंगे और बाद में क्या है, हमारे अंदर बीमारियां फैलाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अगर समंदर के नीचे हमें गोताखोरी करते वक्त अगर कोई भी जीव दिखे तो उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगला है श्वसन। तो इनमें श्वसन के लिए 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पहला चर्मीय क्लोम, जो कि इसकी त्वचा के अंदर एक क्लोम या फिर इनको गिल्स बोल सकते हैं, जो कि ज्यादातर जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं श्वसन के लिए, चर्मीय क्लोम। अगला है श्वसन वृक्ष, नालपाद और बरसी, ये भी क्या है, एक श्वसन अंग होता है। तो चर्मीय क्लोम तो क्या हो गए, जो इनके त्वचा के अंदर क्लोम पाए जाएंगे या फिर गिल्स पाए जाएंगे। नालपाद ये वाले हमने अभी पढ़े, इनके मदद से भी क्या है, इनके अंदर श्वसन होता है। अगला श्वसन वृक्ष और बरसी, ये दोनों भी क्या है, इनके श्वसन अंग है। अगला, इनमें उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। जैसे मनुष्य में क्या है, जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, तो उस उत्सर्जन तंत्र को चलाने के लिए क्या है, उसमें बहुत सारे अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। लेकिन जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उनमें क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी विशेष उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है, उनमें उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। केवल और केवल गुदा पाई जाती है, जिससे क्या करते हैं, ये अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अगला हो गया, इनके तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का अभाव होता है, मतलब कि इनका जो शरीर है या इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या है, उसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता, उसमें किसी भी प्रकार का। तो इनका जो तंत्रिका तंत्र है उसमें एक परिमुख वलय और अरीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। जैसे कि ये देखो, ये हो गई बीच वाली परिमुख वलय, और ये क्या करती है, यहाँ से इनकी तंत्रिकाएं निकली रहती है, ठीक है, जो कि इसकी हर एक भुजा के अंदर फैली रहती है, ठीक है। तो ये जो भुजाओं के अंदर फैली है ये तो हो गई इसकी अरिज्ञ तंत्रिकाएं, और जो ये बीच वाला पार्ट है ये हो गई इसकी परिमुख विलय। ये सारी तंत्रिकाएं आके इस बीच वाले परिमुख विलय के साथ जुड़ जाती है। लेकिन इनके तंत्रिका तंत्र में क्या है, किसी भी मतलब मस्तिष्क का अभाव होता है, मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, इनमें संवेदी अंग अल्प विकसित होते हैं। देखो इनके जो त्वचा होती है वो ही क्या करती है, ज्यादातर संवेदी अंगों के रूप में कार्य करती है। जो बाह्य वातावरण होता है उसमें अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के बारे में इस अंग को, इस जीव को बताती है। तो इनमें जितने भी संवेदी अंग होते हैं उनका क्या है, थोड़ा अभाव होता है, वो कम विकसित होते हैं। अगला, ये एकलिंगी होते हैं, मतलब कि इनमें जो मेल जीव होगा और जो फीमेल जीव होगी वो क्या है, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। मेल जीव में मेल नर जनन तंत्र के नर जनांग पाए जाएंगे, और जो फीमेल जीव है उनमें मादा जनन तंत्र के मादा जनांग पाए जाएंगे, मतलब कि मेल और फीमेल जीव इनमें अलग अलग होंगे। अगला, इनमें निषेचन बाह्य होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादातर या फिर अधिकतर जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें क्या है, निषेचन जल के अंदर या फिर मादा के शरीर से बाहर ही होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नर जीव होता है वो अपने शुक्राणु जल के अंदर रिलीज करता है, और जो मादा होती है वो भी क्या करती है, अपने अंडाणु जल के अंदर रिलीज करती है, और फिर पानी के अंदर ही क्या है, शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होता है, जिससे युग्मज बनता है और बाद में क्या है, नए जीव का निर्माण होता है। अगला, इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ
कि जब युग्मनज से नए जीव का निर्माण होगा तो उसके बीच में एक अवस्था आती है जिसको हम बोलते हैं लार्वा अवस्था। तो मतलब परिवर्धन सीधे ही नयकुल युग्मनज से क्या है, सीधे ही वयस्क जीव का निर्माण नहीं होता है, पहले लार्वा बनता है। लार्वा के अंदर फिर क्या है, कुछ लक्षणों का विकास होता है या कुछ लक्षणों का ह्रास होता है, मतलब कि कुछ लक्षण ज्यादा विकसित हो जाते हैं और कुछ लक्षण क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या है, वयस्क के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो लार्वा से वयस्क बनने, जब लार्वा से वयस्क बनने के दौरान जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। मतलब कि इसमें क्या है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। और इसमें देखो जो लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है उसमें विभिन्न प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। कोई भी एक प्रकार का लार्वा नहीं पाया जाता, बहुत सारे प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताती हूँ आप लोगों को। पहले हम एक स्टार फिश बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टार फिश। तो अब देखो जैसे हमने क्या पढ़ा, इसमें अस्थियों का बना अंतःकंकाल पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखो जो स्टार फिश होती है उसकी जो भुजाएं होती है उसमें क्या है, बीच बीच में प्लेट्स पाई जाती है हर एक भुजा के अंदर। ठीक है, देखो ऐसे, देखो ये बीच बीच में क्या है, इनकी सभी भुजाओं के अंदर क्या है, प्लेट्स पाई जाएंगी। ठीक है, ये हो गई, इनकी हर एक भुजा के अंदर क्या है, प्लेट्स पाई जाती है। और जो ये प्लेट्स है इनके बीच बीच में पाई जाती है इनकी मसल्स, जो क्या करती है, इनको गति करने में सहायता करती है। ठीक है, ये पाई जाएगी बीच बीच में मसल्स, जो क्या करती है, इनकी सहायता करती है गमन के अंदर, जैसे कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है। मनुष्य में भी क्या है कि जो हमारा अंतःकंकाल है वो हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन उन हड्डियों के बीच बीच में क्या है, मसल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो भी अंग है उनमें गति, उनमें हमें गति मिलती है और हम गमन कर सकते हैं उन मसल्स की वजह से। ठीक है, तो उसी प्रकार जो इकाइनोडर्मेटा जीव होंगे उनमें भी क्या है, उनके पूरे शरीर में क्या है, प्लेट्स पाई जाती है जो कि अस्थिकाएं होती है, और उन प्लेट्स के बीच बीच में क्या है, मसल्स पाई जाती है जो उनको गति करने में हेल्प करती है। लेकिन कभी कभी मतलब क्या होता है कि जो कुछ जो प्लेट्स होती है वो क्या करती है, ऐसे बाहर की तरफ आ जाती है, मतलब बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है कुछ प्लेट्स अपने आकार में वृद्धि करके। और यही प्लेट्स क्या है कि जब हम उस जीव को छूते हैं तो हमें कुछ खुरदरा सा अनुभव होता है या फिर कुछ कांटे जैसा लगता है। ठीक है, तो वो जो कांटे हमने इकाइनोडर्मेट्स में पढ़े कि जी इनमें छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, तो वो कांटे ना होकर क्या है, ये प्लेट्स होती है जो क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और जीव के शरीर से थोड़ी बाहर निकल जाती है, जिससे जो जीव का उस जीव की त्वचा होती है वहां पे क्या है, थोड़ी खुरदरी सतह बन जाती है, कांटे जैसी सतह बन जाती है। तो इसलिए इस संघ के जो जीव है उनको हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेट्स। ठीक है, तो इसमें मतलब किसी भी प्रकार के कांटे नहीं पाए जाते, वो बेसिकली क्या होते हैं, ये प्लेट्स ही होती है जो क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और थोड़ी क्या करती है, त्वचा के बाहर चली जाती है या फिर उनकी त्वचा में ऊपर उठ जाती है। इन प्लेट्स के ऊपर क्या है, किसी भी प्रकार की कोई स्किन भी नहीं पाई जाती, इसीलिए ये खुरदरी लगती है और हमें लगता है जैसे अगर हम इसको टच करते हैं तो लगता है हमें जैसे कि छोटे छोटे कांटे से हैं। ठीक है, लेकिन वो कांटे नहीं होके क्या होते हैं, प्लेट्स ही होती है। ठीक है, ये हो गया। और कल जो हमने पढ़ा था, कल जो हमने पढ़ा था कि जो इकाइनोडर्मेट्स जीव होते हैं उनके स्किन पे क्या है, पेडिसिलेरिया पाई जाती है। पेडिसिलेरिया क्या होती है, ऐसे कैंची के समान एक संरचना होती है। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं होती है ये क्या करती है, देखो हमने क्या पढ़ा कि जो इकाइनोडर्मेट्स जीव है या फिर जो स्टारफिश है उनका जो मुख है वो उनके नीचे की सतह पे होता है
और जो गुदा है या फिर अनस है वो क्या होगा, ऊपर के स्तर पे होगा, और गुदा द्वारा क्या करेगा, वो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करेगा। तो जो अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वारा निकाले जाएंगे वो क्या होंगे, स्टारफिश की जो ऊपर की पूरी स्किन है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होगा, इस स्टारफिश की स्किन पे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ चिपक जाएंगे, तो जो ये पेडिसिलेरिया, जो ये कैंची के समान संरचना है, ये क्या करती है, उन अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने का काम करती है। ठीक है, जो कैंची के समान संरचनाएं हैं इनको क्या बोलेंगे, पेडिसिलेरिया, पेडिसिलेरिया। और ये जो संरचनाएं हैं ये क्या करेगी, स्टारफिश पे अगर ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे तो उन अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने का काम करती है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले जो गमन हेतु नालपाद होते हैं, जो स्टारफिश होते हैं, फिर जो इकानोडर्मेट जीव है, उनमें क्या है, गमन के लिए एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं नालपाद। वो क्या करते हैं, हर एक भुजा पर ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं, नलिकाकार तुंबिकाकार संरचनाएं निकली रहती है जिनको हम बोलते हैं नालपाद। ये क्या करते हैं, इकानोडर्मेट जितने भी जीव है उनको गमन के अंदर सहायता करते हैं। जब इकानोडर्मेट जीव चलते हैं तो ये क्या करते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं। फिर जैसे थोड़ा आगे चलेंगे तो ये वो मतलब ऐसे उठ जाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे तो चिपक जाएंगे। ऐसे करके क्या करते हैं, इकानोडर्मेट जीवों को चलने में सहायता करते हैं या गमन में सहायता करते हैं। ये क्या होते हैं, खोखले होते हैं, अंदर से नलिकाकार होते हैं और तुंबिकाकार होते हैं। अगला लक्षण हमने पढ़ा कि इनमें अस्थियों का बना अंतःकंकाल पाया जाता है जो कि मध्य जनन स्तर द्वारा विकसित हो जाता है। और यही लक्षण इन सबको क्या है, सबसे जो इकानोडर्मेटा फाइलम है इसको सबसे विकसित फाइलम बनाता है। ठीक है, इसको सब नॉन कोरिडेटा का सबसे विकसित फाइलम कौन सा लक्षण बनाता है कि इनमें अस्थियों का बना अंतःकंकाल पाया जाता है। इसके समान, मनुष्य के समान, जैसे मनुष्य में हड्डियों का बना अंतःकंकाल पाया जाता है, वैसे ही इनमें क्या है, अस्थियों का बना अंतःकंकाल पाया जाता है जो कि मध्य जनन स्तर के द्वारा स्रावित किया जाता है, या जो मध्य जनन स्तर की कोशिकाएं होती है उनके द्वारा बनाया जाता है। अगला, इनमें परिसंचरण तंत्र के लिए किसी भी प्रकार का कोई अंग नहीं पाया जाता है या हृदय नहीं पाया जाता है, लेकिन जो इनमें परिसंचरण है वो किसके माध्यम से होता है, इनके जल संवहनी तंत्र के द्वारा। अगला, इनमें आहारनाल सीधी और कुंडलित होती है। ठीक है, तो आहारनाल में हमने क्या पढ़ा था कि आहारनाल के बेसिकली दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक होता है मुख और दूसरा गुदा। मुख से क्या करता है, कोई भी जो जीव है वो भोजन ग्रहण करेगा, और गुदा द्वारा उस भोजन के पाचन द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो जो स्टारफिश होती है उसकी जो नीचे वाले स्तर वहां पे उसका मुख पाया जाता है, और जो ऊपर वाले स्तर पे है वहां पे पाई जाती है गुदा, जो क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है। और अगर स्टारफिश की स्किन पे ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं तो उनको साफ करने के लिए इनकी भुजाओं पर एक कैंची के समान संरचनाएं पाई जाती है, या फिर कैंची के समान एक अंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेडिसिलेरिया। ठीक है, अगला, इनमें श्वसन के लिए विशेष या फिर अलग अलग जीवों में अलग अलग अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से, चर्मीय क्लोम जो कि इनकी त्वचा के द्वारा जेल से बनाए जाते हैं वो वाले। अगला, श्वसन वृक्ष पाया जाता है नालपात, जिनके द्वारा ये गमन भी करते हैं और ये श्वसन में भी सहायक होते हैं। और अगला है बरसी, ये भी क्या है, एक श्वसन अंग है। अगला लक्षण, इनमें उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है, केवल और केवल गुदा पाई जाती है जिसके द्वारा ये क्या करेंगे, अपने इनके शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनका निष्कासन करेंगे। अगला, इनके तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, केवल दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पहली, परिमुख वलय जो कि जीव के शरीर के बीच में होती है एक वलय के रूप में, और दूसरी है अरीय तंत्रिकाएं जो क्या करती है, इस बीच के हिस्से से इनकी हर एक भुजा के अंदर एक एक तंत्रिकाओं के रूप में फैली रहती है। ठीक है, ऐसे। अगला, संवेदी अंग इनमें अलग विकसित होते हैं। ये एक लिंगी जीव होते हैं, मतलब कि इनमें नर जीव और मादा जीव अलग अलग पाए जाएंगे। निषेचन बाह्य होते हैं, जो ज्यादातर समुद्री जीव या फिर जो भी जलीय जीव होते हैं उनमें क्या निषेचन बाह्य ही होता है। अगला, इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष पाया जाता है, मतलब कि इनके जीवन में युग्मनज से वयस्क बनने के बीच में क्या है, एक अवस्था पाई जाती है जिसको हम बोलेंगे लार्वा अवस्था। युग्मनज से सीधे ही वयस्क नहीं बनता, पहले बीच में लार्वा अवस्था आती है। तो अब परिवर्तन अप्रत्यक्ष, तो इसमें लार्वा भी पाए जाएंगे। तो लार्वा भी इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, एक ही प्रकार का लार्वा नहीं पाया जाता, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए इकानोडर्मेटा के सभी लक्षण पढ़ लिए हमने।
कल हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण, पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम आपकी उसके बाद दूसरा चैप्टर या फिर दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।